हे गाइस, दिस इज शोभित और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है आईएमयू सीटी और स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि अगस्त 2024 के लिए है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9140191138। इसके अलावा काफी सारे मास्टर क्लासेस भी हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मैं तुम्हें बोल रहा था कि देवांग से मिलवाने वाला हूं मैं, और तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो सारे के सारे। देवांग यार, एक्चुअली ना, मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रिलेट विद हिम। ये बहुत सिंपल, मतलब जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड है ना, वहाँ से आने वाला स्टूडेंट है। लेकिन मैंने ये बोला था कि जितने भी मर्चेंट नेवी में भी तक स्टूडेंट आया ना, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। मतलब 2 या 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं बोलता हूँ बेस्ट, ये उनमें से एक है। अब उनमें से एक होने का रीज़न क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। उनमें से एक होने का रीज़न ये कि ये टीचर्स किड है। टीचर्स किड समझ में आता है? अगर मेरे मुंह से निकल गया कि तुमको ये काम करना है तो मतलब इसको ये काम करना है, दैट इज इट। फिर फिर ये नहीं होता कि हम उसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन करें कि इसमें क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। मतलब ये जो टीचर पिक करता है वो भी बहुत सिलेक्टिव करता है, लेकिन एक बार टीचर पिक करने के बाद जो टीचर बोलेंगे वो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़। तो मतलब अभी तक अगर कोई मुझे पूछेगा कि पिछले बैच में से किसको फॉलो करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा इसको फॉलो करो। ये जो चीज़ें करता था, अगर तुमने वो चीज़ें कर ली, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ये अभी अभी एक्सपीरियंस शेयर करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में लास्ट ईयर बोर्ड के रिजल्ट काफ़ी गड़बड़ हुए थे और इसका 61% ही आ पाया था पीसीएम में। जबकि एक्चुअली मैंने पेपर देखे थे इसके, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो सही थे और उन्होंने गलत कर दिए थे। करीब 80 से 90 के पास जाना चाहिए था इसका परसेंट। तो तुम खुद सोच के देखो, उस मोमेंट तक इसके पास 4 स्पॉन्सरशिप थी और केवल 60% की वजह से उसमें से फ्लीट मैनेजमेंट और एंग्लो ईस्टर्न इमीडिएटली कैंसिल हो गई थी। ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू हुआ नहीं था। हाँ, मतलब कुछ के इंटरव्यू बचे हुए थे। मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी कि एंग्लो ईस्टर्न निकल गया मेरा, ग्रेट ईस्टर्न सॉरी एंग्लो ईस्टर्न निकल गया, ग्रेट ईस्टर्न का रिटर्न निकल गया है। फ्लीट मैनेजमेंट में तो सब फाइनली हो गया था, तो ही वॉज डिसाइडिंग बिटवीन एंग्लो एंड फ्लीट। सडनली रिजल्ट आता है कि नहीं नहीं, अब तुम्हारा नहीं हो पाएगा, पीसीएम 61 है। ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को कितनी देर में कंट्रोल कर सकते हो? ही वॉज क्राइंग, विद इन 2 आवर ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया। और इसने, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि नहीं, हम सिनर्जी का एग्जाम नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, हम वो नहीं देंगे, हम 6 महीने बाद देखेंगे, अगले साल देखेंगे। इसने सिनर्जी क्रैक किया, इसने ग्रेट ईस्टर्न भी क्रैक किया, इसने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी क्रैक किया। 5 स्पॉन्सरशिप थी इसके पास में। और इसका जो आईएमयू सिटी का रैंक था वो 459 था, लेस देन 500, टॉप 500 में था ये। तो अब उसके बाद इसने ज्वाइन किया है आईएमयू का जो नवी मुंबई कैंपस है ना, ईएस चाणक्य वाला, वो ज्वाइन किया है। अब तुम लोग इससे जो भी क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन पूछना चाहो, सारे के सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चाहे तुम स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड पूछो, फॉर्मूला बुक से रिलेटेड पूछो, जो भी, कैसे प्रिपरेशन करी, क्या किया क्या नहीं किया, छोटी से छोटी चीज तुम इससे पूछ सकते हो, और ये तुम्हारी एक एक चीज क्रैक कर सकता है, क्लियर कर सकता है। सो देवांग, प्लीज कम एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। ये अगेन आई एम सेइंग, ही इज माय बेस्ट स्टूडेंट। अगर आप इससे एक्सपीरियंस ले सकते हो ना, जितना ज्यादा, अगर कुछ सीखना है, अगर आपको टॉप 1000 में, 500 में, तो ये जो बताएगा ना, क्योंकि इसने वही काम किया था जो मैंने बताया था। और यू कैन आस्क एवर यू, जिसको जिसको डाउट पूछना है अपने माइक से पूछ लेते हैं। तो भैया, वो जो स्पॉन्सरशिप के रिटर्न एग्जाम होता है, तो अप्रोक्सीमेट कितने क्वेश्चन करने चाहिए? हर कंपनी का अलग अलग होगा। जैसे एंग्लो ईस्टर्न है तो वो 100 क्वेश्चन होता है। तो एंग्लो ईस्टर्न का ऐसा है कि उनका कट ऑफ हाई निकलता है। उसके लिए जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सारे सॉल्व कर दो, और उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ट्राई करना कि अबव 95 क्वेश्चन तुम करके आओ। उसमें से अबव 90 अगर तुम्हारे सही आते तो तुम्हारा रिटर्न क्लियर हो जाएगा। रिटर्न क्लियर होने के बाद, अब जैसे उसमें 100 क्वेश्चन है तो 100 में से मैक्सिमम क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हो गए, कुछ इंग्लिश के हो गए, ठीक है। उसके बाद जो होता है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 1 घंटे का उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। साइकोमेट्रिक में जो लिस्ट होता है कि किस बेसिस पे आते हैं क्वेश्चन, तो वो 5 कैटेगरीज होते हैं। वो 5 कैटेगरीज मैंने रिटर्न में दिए हुए इधर, वो देख लेना एक बार। जैसे उसमें होता है कि तुम
सुसाइड तो नहीं कर लोगे, या इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, फिर मल्टीटास्किंग हो या सिंगल टास्क पे फोकस करते हो, फिर तुम्हें पार्टी करना अच्छा लगता है या तुम्हें अकेला रहना अच्छा लगता है, अप्रोच कैसा है, पॉजिटिव अप्रोच है, तुम चीज़ें कैसे देखते हो, तो इस पे वो बेस्ड होता है। और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि तुम इतने क्वेश्चन सही करो या आंसर ये सही है वो सही है। साइकोमेट्रिक एक स्टैंडर्ड सेट होता है, उसी पे वो होगा। तो एंग्लो ईस्टर्न का तो हो गया। फ्लीट मैनेजमेंट का एग्जाम सबसे आसान एग्जाम होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, उनका कट ऑफ अबव 35 निकलता है, वो फ्लीट मैनेजमेंट के लिए होगा। ग्रेट ईस्टर्न का जो है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, उनका एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एप्टीट्यूड भी डिफिकल्ट होता है, केमिस्ट्री भी, इंग्लिश भी, तो साइकोमेट्रिक भी होता है अलग से। उसके बाद सिनर्जी का जो एग्जाम है 200 क्वेश्चंस हो गए, 200 में से अराउंड 100 क्वेश्चंस इंग्लिश और एप्टीट्यूड के मिलके आएंगे। एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, फिर मैथ्स होता है बचे हुए 100 में, केमिस्ट्री बहुत थोड़ा होगा, फिर फिजिक्स होगा। फिजिक्स में भी 3-4 ही लेसन है, उन्हीं लेसन्स में से आएगा जो आएगा, और फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन आएगा एकदम, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एकदम फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। एप्टीट्यूड में जो है वो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीरीज बेस्ड आते हैं, तो उसी पे करना होगा। और उस एग्ज़ाम में अराउंड 120-130 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करके आते हो और उसमें से मैक्सिमम सही होते हैं तो फिर क्लियर हो ही जाएगा। और इंटरव्यू के लिए फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो करना है वो एंग्लो ईस्टर्न के लिए करना है, ग्रेट ईस्टर्न के लिए, फ्लीट मैनेजमेंट के लिए। तो इनके लिए अपना जो PDF है, PDF मोर देन इनफ, जैसे तुम सारे क्वेश्चंस कर लो, और जितने ज़्यादा इंटरव्यू दोगे उतने ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। और तुम जैसे इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा, तो तुम ऑन द स्पॉट आंसर अपने मन में सोचोगे, फिर आंसर दोगे। तुम जितने ज़्यादा दोगे उतने ज़्यादा आंसर तुम्हारे पास रेडी होगे। जैसे अगर तुमने इंटरव्यू दिया, तुम्हें नए क्वेश्चंस मिल गए, तो तुम नोट डाउन कर लो और उसका एक आंसर अपने हिसाब से तैयार कर लो, वही लर्न करना, और वो लर्न करोगे वो उनके सामने जाके बोलोगे। जैसे तुम आंसर अगर अपने हिसाब से तैयार कर लोगे, एक बार खुद लिखोगे, तो तुम्हें वो वैसे ही याद हो जाएगा। और वैसे उधर जाके इंटरव्यूअर जब तुमसे क्वेश्चन करेगा या वो क्रॉस क्वेश्चन भी करता है, तो तुम्हारे पास पहले ही सवाल होगा। तो फायदा इससे सिर्फ होगा कि जो ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देगा उसके पास ज़्यादा सवाल होंगे, उसको वो सिचुएशन हैंडल करना ज़्यादा अच्छे तरीके। ऐसे बहुत बच्चे थे जो अगस्त बैच में जिनका हो जाता, वेब बैच में भी हो जाता, लेकिन सिर्फ उन्होंने इंटरव्यूज कम दिए और वो इंटरव्यू में जाके आंसर नहीं कर पाए, इसलिए उनको 6 महीने और रुकना। तो बस तुम्हें मॉक इंटरव्यूज ज़्यादा दो, पेपर सारे सॉल्व कर दो जितने भी हमारे पास है, और कम लेसन है, बहुत कम लेसन है, वही लेसन बार बार रिवाइज कर दो। IMCT का क्या रहता है IMU रिसेंट रैंक लाने के लिए? IMUCT एप्टीट्यूड इंग्लिश में ट्राई करना कि जैसे मैंने 150 क्वेश्चंस किए थे, 150 क्वेश्चंस में से अराउंड 135-140 सही आए होंगे, इसलिए मेरा रैंक 450। तो तुम भी मैक्सिमम 150-160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, या उससे ज़्यादा तो शायद ही कोई कर पाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गया है अभी। तो वो प्रिपेयर करना। उसमें एप्टीट्यूड इंग्लिश, एप्टीट्यूड तो चेंज होता है, जैसे कभी जनरल नॉलेज आएगा या कभी एप्टीट्यूड आएगा। तो एप्टीट्यूड हमारे इधर जो पढ़ाते हैं उतना बस बहुत है। तो जैसे जिनका अभी बोर्ड्स नहीं है, तो वो फरवरी और मार्च इन 2 महीनों में एप्टीट्यूड और मैथ्स ये कंप्लीट कर दो। जैसे फिर बचेगा सिर्फ फिजिक्स, ये 3 टॉपिक जिसके कंप्लीट हो गए, कोई फिर वो बाद में सिर्फ उसको रिवाइज करना पड़ेगा। दिन डिवाइड कर लेना कि इतना टाइम इतने सब्जेक्ट, दिन में 2-3 घंटे भी बहुत हो गए, आराम से कर। थैंक यू। जैसे आपने इम्प्रूवमेंट दिया था, तो आपका स्टडी इम्प्रूवमेंट नहीं दिया, मीन्स वो जो आपने 12 दिया 12 था, बोर्ड। तो आपका स्टडी प्लान क्या था? उस टाइम पे मुझे नवंबर तक नहीं पता था, नहीं अक्टूबर तक पता नहीं था कि बोर्ड्स का एग्जाम भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने टाइप कॉलेज लिया था उधर। तो मेरा ऐसा था कि बोर्ड्स 60% तो मुझे मिल ही जाएगा, मुझे लगा था कि IMUCT के रैंक के ऊपर ही होता है। तो फिर मैंने इधर आने के बाद मुझे पता चला कि बोर्ड्स का एग्जाम इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं अक्टूबर में इधर था, तो अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया, नवंबर तक, मतलब नवंबर एंड तक मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। और दिसंबर का जो मंथ था, तो उस टाइम पे जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में 44 लेसन है,
तो 46 है, उसमें से 2 लेसन मैंने छोड़ दिए थे कि मैं वो नहीं करूँगा। तो 44 लेसन्स और दिन अराउंड मेरे पास थे 50। तो एक दिन में एक लेसन यूट्यूब पे मैं देखता था, क्योंकि कॉलेज टाइप लिया था तो स्टेट बोर्ड का पढ़ाने वाला कोई नहीं था। और जैसे IMU CET के लिए सारे लेसन्स नहीं है, कुछ 11th के कुछ 12th के। तो फिर मैंने यूट्यूब पे चैनल था, तो उसमें से दिन में 10 11 12 घंटे बैठ के सारे सिलेबस कंप्लीट किया एक महीने में, दिसंबर में। और जनवरी में मैं रिवीजन करता था, जैसे एक दिन एक लेसन कर लिया तो वो कंप्लीट। जैसे एक एक चीज़ मैंने खुद लिखी थी, हर एक डेरिवेशन हो गया, हर चीज़ मैंने अपने हाथ, फिर वो मैंने सब याद कर दिया। फरवरी में तो मैं कर नहीं पाया था कुछ भी, तो सिर्फ जनवरी तक हुआ। जनवरी के बाद बोर्ड्स का एग्जाम। फिर आपने 11th कैसे मैनेज की, मतलब 11th में मैं JEE के कोचिंग में था, तो वहाँ पे मेरा सिलेबस जैसे 11 जून में स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ पे 11 जो स्टार्ट होता है वो मार्च में ही शुरू हो गया था, मार्च अप्रैल के वक्त मैंने तभी ज्वाइन किया था। तो मेरा 11 कंप्लीट हो गया था अक्टूबर के आसपास 2021 में। 22 के जून तक मेरा 12th भी कंप्लीट हो गया था नासिक में, यहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ की कोचिंग में। और जुलाई में मैंने लाइफ एक्स ज्वाइन किया था 2022 के। तो तब तक मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट था, मुझे बस रिवीजन करना। मतलब आपका मतलब एक दिन में आप कितने घंटे मतलब स्टडीज को देते थे? पहले तो 1-1.5 घंटा भी बहुत हो गया, लेकिन बाद में जब दिसंबर आया तो दिसंबर में 10 11 12 घंटे हो जाते। तो दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने थे सिर्फ, कि इस टाइम पे मुझे ज़्यादा करना पड़ा। फिर इधर आने के बाद मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो इधर आने के बाद भी मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ा। इधर आके बस इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया, और यहाँ पे 1-2 घंटा एक चीज़ पढ़ ली बार बार, बस उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर फार्मूलाज जो है, मैं अभी जैसे 2-3 बार रिवीजन कर चुका, मेरे को वो फार्मूला से भी याद करने तो कैसे करते? फॉर्मूला याद करने के लिए उस फॉर्मूला के जैसे तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 5-6 क्वेश्चन हर दिन के, तो तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे तुमने एक दिन फिजिक्स के एक लेसन के लिए दिया, तो उस क्वेश्चन में, उस लेसन में शायद तुम्हें 7-8-10 फॉर्मूले मिलेंगे। 10 फॉर्मूले के तुमने 3-3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो 30 क्वेश्चन तुम्हारे उस दिन के हो गए। वो लेसन तुम्हारा वैसे ही क्लियर हो जाए। तुम एक फॉर्मूला लो, उस फॉर्मूले के रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो अलग अलग टाइप से, जाएगा। तो आपका IMU कैंपस में कैसा एक्सपीरियंस था? IMU कैंपस में मेंटल ट्रेनिंग तो होगा, लेकिन जो एकेडमिक ट्रेनिंग है वो इतना खास नहीं होता है वहाँ पे। कि वहाँ पे जैसे मैक्सिमम चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है। जैसे सरकारी कॉलेज है तो सरकारी में कैसे चलता है वो सबको पता है, लेकिन वहाँ पे जो है तुम बिजी रहोगे और तुम्हें मेंटली इतनी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे, कि तुम बाकी चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाओगे। जैसे शिप से रिलेटेड चीज़ें वो तो सीखोगी, लेकिन वो खुद से करनी पड़ेगी, खुद टाइम दे दे के करना पड़ेगा। और उधर जैसे मैं चाणक्य में हूँ, तो चाणक्य में BSc के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। वो BSc DNS का वो क्लासेस चलते रहता है, उधर फैकल्टी के साथ भी होते रहता है। तो बस ऐसे रहता है कि कॉलेज में तुम 1 साल जाओ, तुम्हें कोई किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ होते हैं कि हमारा बैच है, हमारा कॉलेज है, तो ये करना है वो करना है, लेकिन DNS में वो कोई मतलब नहीं रहता है। सिर्फ तुम्हारा जितना है, जितना टेस्ट है, पेपर है, एग्ज़ाम है, उतना पास कर दो अच्छे से। जितनी चीज़ें सीखते हैं खुद से सीख लो, और बस वो 1 साल कंप्लीट करो, सीखो और क्लियर करो। हाँ, सीखो और क्लियर कर लो। वहाँ पे कोई ऐसा मतलब नहीं कि तुम्हें बाकी चीज़ें करनी है, ये करना है कुछ, बस अपनी चीज़ों पे ध्यान देके अपना अपना पूरा कर लो। बाकी जो तुम्हें मजाक मस्ती करनी है अपने बैचमेट के साथ अपने कॉलेज में कर लो, बाकी बाहर ऐसे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम शुरुआत में हमने भी किया उधर जाके बहुत, ये ऐसा होना चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये से ऐसा कर रहा है तो ये गलत है, लेकिन कोई मतलब नहीं उधर। इंडस्ट्री में जैसे सीनियरिटी रहती है, हायरार्की रहती है, तो जो तुम्हारे ऊपर है उसकी बात पहले मानी जाएगी। तो उससे अच्छा किसी भी चीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जितना अलग रहो। और जैसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कॉलेजेस में ऐसा चलता है कि कोई दूसरा बैच जो होगा वो किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ में खींचेगा। जो मेन काम है DNS में काम है कि जो भी सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट रहेगा, 11 सब्जेक्ट, उसमें 4 प्रैक्टिकल, 7 सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट, जैसे 21 सब्जेक्ट्स वो हो गए।
और 4 प्रैक्टिकल हो गए, इसमें शायद ही टाइम मिलेगा। तो फिर वो उसी चीज़ में ध्यान रख के वो चीज़ें जल्दी जल्दी सीख के और क्लियर करना पड़ेगा, बाकी कुछ अलग से कर नहीं सकते। और शेड्यूल भी एकदम पैक रहेगा तो उसमें अलग से कुछ नहीं कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा मिलेगा दिन का। तो ऐसा है, बस उधर जाके शेड्यूल पैक हो जाए, कुछ नहीं कर पाओगे अलग से। आपका ग्रेड का भी क्लियर हुआ था। हाँ। और आप हर टीचर बात करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही था। तो आपने ग्रेड में दिया था और आपके थोड़े क्वेश्चंस बताए गए कि आपके थोड़े भी दे नहीं पाए थे। थोड़े तो मतलब नहीं, वो 25 में से 22 क्वेश्चंस का मैं आंसर ही नहीं दे हाँ, पाया तो था। आपने 3 दिए, तो आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल देख के कंपनी ने आपको दिया। लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल आपने बिल्ड कैसे किया? कॉन्फिडेंस लेवल के लिए देखो, स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और अब जैसे मैं बताऊंगा लेकिन वो हर कोई फॉलो नहीं कर पाता है कि, तो मैं अपने हिसाब से अगर बताऊंगा तो मैं पहले से उसी चीज़ों में हूँ, मैं स्टडी भी वैसे ही करता था। जैसे कोई भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट रहा तो मुझे तो आदत है कि बस उसी में लगे रहता हूँ, मैं उसी से सीखते रहता हूँ। जैसे वो हर कोई कर सकता है, तो वो तो अपने अपने इंटरेस्ट पे होगा कि हर कोई अपने आप को क्या क्या चीज़ें सिखाना चाहता है। जैसे अगर तुम यहाँ पे आए हो, जैसे मैं यहाँ पे आया था, तो इसके पहले घर पे जो हमारी सोच रहती है वो अलग रहती है, नॉर्मल बच्चे की तरह रहते। अब यहाँ पे आने के बाद हमने अगर डिसाइड कर लिया है कि हम इस प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो इस प्रोफेशन में तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ, उसके बाद फिजिकल स्ट्रेंथ, तुम जितना मेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीजें होगी जो इधर पता ही नहीं है। लैंड पे इतनी अलग अलग चीजें होती है, इतना इंटरनल पॉलिटिक्स होता है कि वो सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो इसके लिए तुम बुक्स पढ़ो, तुम देखो, तुम हिस्ट्री पढ़ो, अपने आप को बिल्ड करो। और जैसे तुम जितने थॉट्स पढ़ते जाओगे, जितने लोगों के जो महान लोग हैं, उतने विचार पढ़ोगे, अपने आप में लाओगे, तो उतना तुम्हारा बिल्टअप होते जाएगा। और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है नॉलेज से। अगर तुम्हें चीज़ पता है तो तुम आराम से बता सकते हो, अगर चीज़ पता ही नहीं है तो तुम बोल नहीं सकते हो, ठीक है। और इस प्रोफेशन में ऐसा है कि तुम्हें पता है, सही है तो ही बोलो, गलत है तो मत बोलो, नहीं पता है तो भी मत बोलो। ग्रेट ईस्टर्न में भी सेम होता है। अगर इंटरव्यू में हम गेस वर्क नहीं कर सकते, गुस्सा हो जाते हैं उधर। मैंने किया था 3-4 क्वेश्चन में, वो गुस्सा हो गए, यहाँ पे गेस वर्क नहीं करना है तो यही से उठा दूंगा। फिर वो पूछते गए, मैं कह रहा हूँ सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू आंसर, सॉरी सर। ऐसा 20 क्वेश्चन तक चलते गया। फिर भी अब वो पता नहीं उन्होंने क्या देखा उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में भी उन्होंने इंट्रोडक्शन ही पूछा था। और इंट्रोडक्शन में, मेरे इंट्रोडक्शन में जो हॉबीज और इंटरेस्ट का पार्ट था, उधर मैंने बोला था कि आई इन्वॉल्व स्टडिंग स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट्स। वो शायद उनको वो अच्छा लगा होगा, या उन्होंने और कुछ भी देखा होगा। लेकिन ऐसा ही होता है कि तुम हर एस्पेक्ट में अपने आप को रेडी करके जाओ इंटरव्यू में। तो तुम्हें नहीं पता वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो 20-30 साल से इसी प्रोफेशन में, और इस प्रोफेशन की नीड के हिसाब से वो देखेंगे। ऐसा होता है। तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट भी वैसे करना है, क्योंकि एक ही चांस है, 10-15 मिनट का टाइम मिलेगा इंटरव्यू में। उन 10-15 मिनट में तुमको ये दिखाना है कि मैं इस प्रोफेशन के लिए फिट हूँ और मैं चीज़ें सीख के तुरंत अप्लाई कर सकता हूँ, अडेप्टेबल हूँ चीज़ों के लिए। वो वही देखेंगे। तुम्हारा नॉलेज से उनको फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें चीज़ें पता है या नहीं है, चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट। क्योंकि तुम हर शिप पे देखना, एक रैंक पे एक ही इंसान रहता है, तो उसका काम कोई दूसरा नहीं करेगा, वही करेगा। तो कोई भी अगर टास्क है तो वो उसी को हैंडल करना है। अगर उसमें गड़बड़ भी होता है तो वही हैंडल करेगा। तब से अगर कुछ ही नहीं हो रहा है तो वो सीनियर के पास जाएगा, सर आप बताओ, तुम्हें ही हैंडल करनी है। तो बस इंटरव्यूअर भी यही देखता है कि तुम चीज़ों को हैंडल कैसे करते हो। कोई भी सिचुएशन हो, तुम चीज़ों को, तुम्हारा नज़रिया कैसा है, तुम कैसे देखते हो चीज़ों।